का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। सबसे पहला मेरा एरिया वेक्टर एरिया है। अभी तक हम लोग 11th क्लास में इसको स्केलर जैसा ट्रीट करते आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे या 12th में जो स्टडी करेंगे हम लोग एरिया के बारे में, वो एक वेक्टर के तौर पे करेंगे। तो वेक्टर कहने का मतलब है ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो। तो यानी एरिया के पास क्या हो, डायरेक्शन। तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? जैसे सपोज दैट हम लोग कोई स्क्वायर का बात कर रहे हैं, तो इस स्क्वायर का यदि साइड ए है तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। लेकिन इसका यदि डायरेक्शन का बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, यही हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में, जो कि गॉस थ्योरम से रिलेटेड है। हमको इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर, इसको हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला 2D से, जिसको बोलते हैं ओपन सरफेस। सेकेंड 3D से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। तो 2D में हमेशा याद रखेंगे कि जो हम लोग डायरेक्शन लेंगे, एरिया का जो डायरेक्शन होगा, एरिया का डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। टू डी शेप में क्या, एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। परपेंडिकुलर टू द सरफेस कहने का क्या मतलब है, तो हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। सपोज ये मेरा एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का साइड ए, तो एरिया मेरा क्या होगा, ए स्क्वायर। लेकिन यदि डायरेक्शन का बात करें तो सपोज ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब ये इस तरफ, इसके परपेंडिकुलर जस्ट ऐसा आएगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर मीन्स कहने का मतलब है ऐसा। तो ये एरिया का डायरेक्शन होगा। लेकिन 2D शेप में परपेंडिकुलर कहने का मतलब है दोनों डायरेक्शन, या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड। तो यहां पे कौन सा डायरेक्शन ले, परपेंडिकुलर में आउटवर्ड ले या इनवर्ड ले। तो मेरा जो एरिया वेक्टर 2 डायमेंशन के लिए होगा उसमें दोनों डायरेक्शन सही है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, कहने का मतलब है दोनों नॉर्मल क्या है, सही है। तो 2D शेप में जो हम लोग एरिया का डायरेक्शन लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेंगे। और ये परपेंडिकुलर दोनों सही है, दोनों डायरेक्शन सही है, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। जैसे सपोज कर रहे हैं ये मेरा 2D शेप है, ये मेरा एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर जस्ट ये, और दूसरा यदि देखें तो इसका परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो ये दोनों डायरेक्शन सही है। नेक्स्ट यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो सपोज मेरा ये x होगा, ये y, ये z। इसमें कोई स्क्वायर हम कंसीडर कर रहे हैं इस टाइप का, जिसका साइड है a। तो इसमें जो एरिया होगा वो तो a स्क्वायर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या लेंगे, तो डायरेक्शन कहने का मतलब ये एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में तो हम साथ में ये पढ़े हुए 11th क्लास में कि यदि एक्स वाई में ले रहे हैं तो जेड मेरा क्या होगा, उसका डायरेक्शन देता है।
तो यहाँ पे यदि हम डायरेक्शन का बात करेंगे तो ये एक्स वाई प्लेन में है, मीन्स इसके परपेंडिकुलर जस्ट ये ऐसा आएगा, और इसके परपेंडिकुलर एक इनवर्ट भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन दोनों डायरेक्शन में कौन सा लें? तो आई और जे, इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा? के कैप। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन सही है, के कैप भी और दूसरा माइनस के कैप, क्योंकि अभी जस्ट हम बताए थे कि 2D जो शेप के लिए हम लोग डायरेक्शन लेंगे एरिया का, वो परपेंडिकुलर लेंगे, और परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन हो सकता है, या तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड या तो इसके इनवर्ड। तो यहाँ पे ये के है वो आउटवर्ड के लिए है, माइनस के इनवर्ड के लिए। ये मेरा 2D शेप के लिए एरिया वेक्टर हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3D सरफेस के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज शेप। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां पे एक क्यूब ले रहे हैं, जिसका साइड क्या है? ए है। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो मेरा क्यूब है वो 6 प्लेन से मिलकर बना हुआ है। पहला प्लेन ये, दूसरा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, और फिफ्थ अपर सरफेस और इनवर्ट सरफेस, मतलब टोटल इसमें 6 प्लेन है। तो यदि फर्स्ट प्लेन का बात करें तो इसमें जो नॉर्मल होगा एक आउटवर्ड होगा, एक इनवर्ड होगा। इसी तरह ऊपर वाले सरफेस में देखें तो एक नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, दूसरा नीचे की तरफ होगा। इसी तरह थर्ड सरफेस का भी देखें तो एक आउटवर्ड, एक इनवर्ड। तो 3D सरफेस के साथ जब डील करेंगे तो एरिया का डायरेक्शन क्या लेंगे? सभी सरफेसेस का दोनों डायरेक्शन को लेंगे कि एक डायरेक्शन को लेंगे? तो हमेशा याद रखना कि 3D सरफेस के लिए जब भी एरिया का डायरेक्शन लेंगे वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। आउटवर्ड करने का मतलब है इस प्लेन के लिए जब बात करेंगे तो इसके आउटवर्ड ये, इस प्लेन के लिए बात करेंगे तो इसके आउटवर्ड ये। मीन्स ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। यदि सपोज दैट यदि इस बोर्ड को हम बाहर की तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग आउटवर्ड मीन्स बाहर वाला ही कंसीडर करेंगे। तो ये एरिया वेक्टर से रिलेटेड 2 टर्म को याद रखना है कि 2D सरफेस के लिए जो एरिया का डायरेक्शन लेंगे वो दोनों डायरेक्शन नॉर्मल कंसीडर करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन और दूसरा इनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यदि हम लोग 3D शेप के लिए बात करेंगे तो 3D शेप में जो एरिया का डायरेक्शन लेंगे वो आउटवर्ड नॉर्मल ही कंसीडर करेंगे, इनवर्ड नॉर्मल को कंसीडर नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने का मतलब है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है। ध्यान देंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसको हम लोग फिजिक्स में एक क्वांटिटी के थ्रू मेजर करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally through an area. The number of electric field lines passing normally through an area. That is, suppose कि ये मेरा एक प्लेन है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, कैसा? नॉर्मली। सपोज ये मेरा सरफेस जो था कुछ इस तरह था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से कितना नॉर्मली पास कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और
सपोज ABCD एक मेरा प्लेन है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इस तरह से पास कर रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? तो अभी हम जस्ट बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। तो इस सरफेस से जो नॉर्मली पास हो रहा है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है? 3। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू लिखेंगे 3। इसी तरह सपोज दैट दूसरा प्लेन हम कंसिडर कर रहे हैं और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं वो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रहा है इस प्लेन से कितना है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 = 5, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? 5। लेकिन यदि बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत फाइन लाइंस पास हो रहे होंगे किसी प्लेन से नॉर्मली, तो उस समय हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कैसे लिखेंगे? कहने का मतलब है बहुत सारे लाइंस हैं जो कि नॉर्मली पास हो रहे हैं किसी सरफेस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उतना जो नंबर है काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस समय हम लोग इस फाई का मीन्स इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं और उस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं कि किसी प्लेन से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और ये फाई जो होता है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो सी फिगर नंबर 1, यहाँ पे 2 प्लेन कंसिडर किए हुए हैं। एक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? आपस में दूर दूर है, और दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो काफी क्लोज है एक दूसरे से। कहने का मतलब है यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, और यहाँ का यदि इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में दूर दूर है। कहने का मतलब है यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वीक होगा। तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा क्लोज होंगे, और ज्यादा क्लोज होने कहने का मतलब है यदि किसी प्लेन से यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करवाएं तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? किसी प्लेन से ज्यादा पास करेंगे। तो सबसे पहला यदि फाई के बारे में बात करें तो फाई सबसे पहला डिपेंड किस पे करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सेकेंड, 2 प्लेन है जिसका एरिया डिफरेंट है। कहने का मतलब है एरिया 2 है वो एरिया 1 से ग्रेटर है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि एरिया 1 से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रहे हैं, लेकिन एरिया 2 का बात करें तो यहां से 1 2 3 4 5 ऑल 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। तो जितना एरिया का वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाएंगे, जितना प्लेन का एरिया हम लोग बढ़ाते जाएंगे, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? ज्यादा पास करेंगे। तो कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे भी डिपेंड करेगा। थर्ड वाले फिगर में प्लेन का हम लोग एंगल चेंज कर रहे हैं। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेन को रख रहे हैं, दूसरे में पैरेलल रख रहे हैं। तो जब परपेंडिकुलर रख रहे हैं तो उस समय देख रहे हैं यदि परपेंडिकुलर सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग एरिया का डायरेक्शन लेते हैं। तो यहां से एरिया का डायरेक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखें तो सेम डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे थीटा जो होगा मींस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर वो कितना होगा? 0। और जिस समय 0 डिग्री दोनों के बीच का एंगल होगा उस समय ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे प्लेन से। सेकेंड में यदि इस प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखा जाए, सपोज वो जो सरफेस था परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वो अब पैरेलल रखा हुआ है। तो जब पैरेलल रखा होगा तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे इससे। तो उस समय हम देख रहे हैं कि इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर, कहने का मतलब है एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, सपोज यदि ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो इसके परपेंडिकुलर जस्ट ऊपर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा है? इसके पैरेलल डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मेरा एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहां जिस समय 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल होगा उस समय
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि उस समय कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे होंगे। तो थर्ड यदि हम बात करें तो फाई जो मेरा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं, क्योंकि जिस समय थीटा 90 है, एंगल बिटवीन ई एंड ए जिस समय 90 है, उस समय फाई मेरा क्या है, मिनिमम। जिस समय मेरा थीटा 0 है, उस समय फाई क्या है, मैक्सिमम। तो ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस में क्या होता है, कोसाइन फंक्शन में कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे फाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉस थीटा के। और यदि हम लोग सिंगल टर्म में लिखे तो लिख सकते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे, ए एरिया पे, एंड कॉस थीटा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सिंस यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा।